हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपके CMA इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 9 दैट इज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके लॉजिक्स अंडरस्टैंड किए हुए हैं। जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं उन्होंने भी आई होप कि अपना प्रैक्टिकल पार्ट जो है अच्छी तरह कर लिया होगा। हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने अपनी क्लासेस में करवाया है। यहाँ पर मैं दोनों पार्ट मीन्स प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का ही रिवीजन करवाऊंगी। और कैसे रिवीजन करेंगे? जैसे जैसे चैप्टर है सीक्वेंस में आपकी बुक में, चाहे आप स्टडी मैट उठा लो, जिस सीक्वेंस में आपके चैप्टर है उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। और ये फास्ट ट्रैक होगा। फास्ट ट्रैक मीन्स मैं ज़्यादा लॉजिक्स के पीछे नहीं भागूंगी, एकदम से ऐसे करवाऊंगी कि आपको जो भी क्वेश्चन है आप उसको जो है ईजिली पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं हमने आज क्या करना है। आज हम ट्राई करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का है, जो इंट्रोडक्शन है उसको करेंगे और सेकंड चैप्टर की कुछ थ्योरी पार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर में आपके प्रैक्टिकल पार्ट भी है। उस प्रैक्टिकल पार्ट का जो डिटेल में लेक्चर है उसके लिंक अभी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो भी नोट्स मैं यूज़ करूँगी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट? तो वहाँ से आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिसमें थोड़ी डिटेल की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो वहाँ से देख लीजिए। रिवीजन में मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगी। चलिए, तो आज करते हैं चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अरे ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाहे वो सर्विसेज दे रही है, वो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, काफ़ी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। अब वो सारी एक्टिविटीज़ ऐसे परफॉर्म हों कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बनाते हैं वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना होता है। यही मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का। अब उसके लिए ही तो बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब वो बिजनेस एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म की जाएं कि जो भी कस्टमर की नीड है वो कस्टमर की नीड हम टाइमली सेटिस्फाई कर पाएँ, कस्टमर की नीड को हम टाइमली सेटिस्फाई कर पाएँ। मीन्स आपको जो सर्विसेज देनी है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली देनी है। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? किसी भी ऑपरेशन मैनेजमेंट में बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होंगी? अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी है वहाँ का लेआउट, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोकेशंस, ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है। और ऐसे डिसाइड करो, ऐसा ये एक्टिविटीज़ करो कि ये एक्टिविटीज़ टाइमली फिनिश भी हो और रिसोर्सेज भी कम से कम लगे। तो मेनली अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो सिर्फ यही होता है, वो सारी बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करता है, जितनी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो सप्लाई चेन से हो, प्रोक्योरमेंट से हो, चाहे प्रोसेसेस से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइन से हो, लेआउट से हो, या हम कह सकते हैं कि प्लांट लोकेशन से हो। कोई भी एक्टिविटी, इन सभी के पीछे ऑपरेशन, इन सभी ऑपरेशन को मैनेज करने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो होते हैं। एक तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, सेकंड होता है कि जो रिसोर्सेस लग रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि अगर जो रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जा रहे हैं उनमें वेस्टेज ज़्यादा होगी, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किए जाएंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर आप वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को भी कभी भी टाइमली सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। उसकी जो नीड है उसको राइट टाइम पर राइट प्लेस पे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, वन इज कस्टमर सर्विस एंड सेकंड वन इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एक बार बुक में से भी मैं इसको रीड कर दूंगी आपको लेटर ऑन। कहता है ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू ए स्पेसिफिकेशन विच कैन सेटिस्फाई द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइमिंग। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइमिंग, कस्टमर चाहता है कि जो भी उसको प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो और टाइमली मिले।
यही कस्टमर की प्रेफरेंस होती है, ठीक है। तो मीन्स ऑपरेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे मैनेज करोगे कि आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट टाइमली, कम कॉस्ट में और क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। दस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैन बी सेटिस्फाइड बाय प्रोवाइडिंग द राइट थिंग, राइट प्राइस एंड राइट टाइम, ठीक है, ये याद रखना। सेकेंड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये तो एक तरह से एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? एफिशिएंसी की, कि टाइमली मिलना चाहिए सब कुछ। यहाँ पर बात कर रहा है अफेक्टिवनेस की। अफेक्टिवनेस मीन्स कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। क्वालिटी प्रोडक्ट तब प्रोड्यूस होगा अगर आप अपने रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर यूटिलाइज करोगे। अब देखो, अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को नहीं देते तो ऑब्वियसली वो आपके प्रोडक्ट को जो है रिटर्न कर देगा, डिफेक्टिव होगा। उससे क्या होगा? आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी, आपका फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इट मीन्स कि आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो मीन्स कहता ऑब्टेनिंग operation management is concerned essentially the utilization of resources के साथ concerned, that is obtaining maximum effect from resources or minimizing the loss under utilization और waste कम से कम हो, proper utilization हो और लॉस से भी बचे, कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाना। तो यहाँ पर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट के, कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना और हमारे रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, कि कम से कम वेस्टेज हो और उनसे जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को करके प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो ये टू मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप का मतलब, अरे ऑपरेशन मैनेजर करता कौन सा है? मैंने कहा सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो है वो मैनेज करता है। तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का मतलब, अगर हम एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो ऑब्वियसली जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या स्कोप में आएगा कि ये जो कार फैसिलिटी है, प्लांट है, वो कहाँ लोकेट होना चाहिए। अच्छा, जब कार बनेगी तो फैक्ट्री का लेआउट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट जो कार का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस को जो है यूज़ होगा। अच्छा, जो रॉ मटेरियल आएगा वो कहाँ से आएगा, वेयर हाउस में फिनिश्ड गुड्स कैसे जाएगी, मीन्स ऑल बिजनेस एक्टिविटी, ये है स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो यही लिखा हुआ है। स्कोप में क्या पढ़ना है कि लोकेशन क्या होगा, जो फैसिलिटी है भी कहाँ लोकेट करेंगे, फिर लेआउट कैसा होगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोसेसेस का डिज़ाइन कैसे होगा, प्रोडक्शन कब कब होगी उसका प्लानिंग करना, क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बन के निकले, मटेरियल कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, ऐसा नहीं। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीनरी लगी हुई है वो मशीनरी को कब कब मेंटेन करेंगे। हमने ऑलरेडी वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सारा ऑपरेशन मैनेजमेंट है, मतलब आगे जाके जितने भी आपने प्रैक्टिकल किए हैं वो प्रैक्टिकल क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, स्कोप है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट? देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उनको मैनेज करना, दैट इज़ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बट इस प्रोडक्शन को स्टार्ट होने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, इस प्रोडक्शन के फिनिश होने के बाद भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी की सारी पार्ट होती है किसका, ऑपरेशन मैनेजमेंट। मीन्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक पार्ट है किसका, ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और इसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लार्जर स्कोप किसका हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट का हो गया। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो ओनली प्रोडक्शन एस्पेक्ट को ही देखता है, बट हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट सारी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो सिर्फ वहाँ होगा जहाँ सिर्फ प्रोडक्शन होती है, बट जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो प्रोडक्शन कंपनीज में तो यूज़ होता ही होता है, अदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी बुक में से किए जाएं। आ जाइए, आप अपनी बुक में आ जाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन का मीन्स, आज का ऑपरेशन फंक्शन मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व है। अभी मैंने बताया कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है दैट इज़ इंक्लूड द प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
तो मॉडर्न जो ऑपरेशन, अब हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं कहते, हाँ, अब हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट है, जब प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, क्योंकि ओब्लिग लगा के इसने लिखा होगा यहाँ पर, तो जैसे लिखा हुआ है ना, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे प्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप कहोगे ऊपर ऑपरेशन लिखा हुआ है, बोथ आर सेम। आज की डेट में इसकी क्या चेंजेस आए, क्या अब इसमें विशेष है? पहला, आज की डेट में जब भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे की जाएगी कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव हो। व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? मींस आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग कर पाओ, दैट इज द कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के ऑपरेशन फंक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जाती है। पहले जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी उस टाइम क्या देखा जाता था कि अगर डिमांड में जो है राइज हो गया है, तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करके जितनी डिमांड हम मीट कर सकते थे कर देते थे और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। बट आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर डिमांड में राइज आया और आपने डिमांड मीट नहीं की तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा आपके कंपटीटर की तरफ। तो मीन्स आज की डेट में जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी पहले से ही प्लान की जाती है, पहले से ही ये डिसाइड करके रखा जाता है कि अगर एकदम से डिमांड में राइज आया तो कहाँ से मटेरियल आएगा, कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा ताकि हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले कि हमारा कंपटीटर जो है वो हमारे कस्टमर को अपनी तरफ ना खींच ले। तो आज की फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब कस्टमर ने चाहा कि उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए उस टाइम पर उसको ये प्रोडक्ट अवेल हो पाए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आज की डेट में जब हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हैं उसकी सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्विस ओरिएंटेशन। पहले तो प्रोडक्ट बना दिया जाता था, बना दिया, अब बेचारे कस्टमर को दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, सर्विस सेंटर पे जाके जो है उसको ठीक करवा लो। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं। आज आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, फिर आपको एक स्पेसिफिक कॉल आता है कि आपने हमसे ये प्रोडक्ट लिया है, इसके साथ 1 साल की वारंटी है, आप ज़्यादा वारंटी चाहते हैं तो उसमें ये सर्विसेज आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने HP का लैपटॉप लिया, तो वहाँ पर आता है, मेल आती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारी साइट पे जाओ, वहाँ पर जो है वो एक ऑटोमेट असिस्टेंट है, कोई भी दिक्कत है आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं, आपको जो है आपको ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। मीन्स आपको हमारे सर्विस सेंटर पर आने की ज़रूरत नहीं है, हम रिमोटली आपके लैपटॉप को एक्सेस करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मीन्स आज की डेट में सिर्फ प्रोडक्ट को बना देना काम फिनिश नहीं होता, सर्विस ओरिएंटेशन, अरे सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली वहाँ पर तो ये ज़्यादा एम्फोसिस दिया ही जाता है कि हम बेस्ट वे में सर्विसेज कैसे कस्टमर को दें। बट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी देखती हैं कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो हैं हम बेटर वे में कैसे दे सकते हैं। तो सर्विस ओरिएंटेशन क्या है, कहता है द प्रोडक्शन सिस्टम देयरफॉर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज कीपिंग इन माइंड द पेक्यूलियर रिक्वायरमेंट ऑफ हिज सर्विस, कि आप सर्विस कंपोनेंट को भी ध्यान में रखोगे कि आफ्टर सेल्स सर्विस जो है कस्टमर को दिक्कत आई तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा, उसकी प्रॉब्लम को आप जल्दी से जल्दी जो है वो कैसे सॉल्व करोगे, उस पर भी आपने ध्यान देना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आज की डेट में जब भी कंपनीज हायर करती हैं प्रोफेशनल्स, मीन्स जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो प्रोफेशनल वो कहती है कि हमें टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स तो चाहिए चाहिए, लेकिन उनमें एक और क्वालिटी होनी चाहिए, वो जो है वो बिजनेस को एनालाइज कर पाएँ, वो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कर पाएँ, ये क्वालिटी भी साथ में चाहिए। तो आज के डेट में अगर हम सर्विस ओरिएंटेशन पार्ट को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टेक्निकल इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स को ही नहीं प्रेफर करती, वो ये भी प्रेफर करती है कि ऐसे पर्सन्स एम्प्लॉय करें जो जिनमें के बिजनेस एनालिसिस करने की और कस्टमर रिलेशन डेवलप करने की जो है क्वालिटी भी हो। थर्ड, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। आज की डेट में जब भी प्रोडक्शंस होती है तो पहले ऐसी फैक्ट्री होती थी जिनमें स्मोक निकलता था, अब ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट को इस वे में मैन्युफैक्चर करती है कि उनके कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो कम से कम हो, उसके लिए वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उनमें
चेंजेस कर रहे हैं, जो वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करके ही इन्वायरमेंट में जो है वो लीव किया जाता है। तो मीन्स आज की डेट में अगर हम देखें तो जो फैक्ट्रीज हैं वो पहले की तरह नहीं है कि आप फैक्ट्री के अंदर हुए गए तो बाहर काले होके निकलोगे, नहीं। आज की डेट में अगर आप फैक्ट्रीज देखो तो काफ़ी एस्थेटिकल लुक देती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं यहीं पर ही आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने कार फैक्ट्री, अब यहाँ पर आप देखिए इन्वायरमेंट, अंदर फैक्ट्री बहुत ही जो है ब्यूटीफुली जो है प्रोसेसेस को लेआउट भी बहुत अच्छा होता है। जो काम करने वाले वर्कर हैं वो अपने आप में सेफ फील करते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ का, उनके इन्वायरमेंट का, ये सब ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में देखें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिसअपियरेंस ऑफ ए स्मोक स्टैक, जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी डिसअपियर हो रही हैं, उनके प्लेस में ब्यूटीफुल एस्थेटिकल लुक वाली फैक्ट्रीज आ रही हैं। यहाँ पर के वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस का बहुत ध्यान रखा जाता है। लास्ट वन, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल मीन्स कि जब भी ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं हम ये देखते हैं कि हम एक बिग फैक्ट्री सेटअप करने की प्लेस पर हम स्मॉल जो लोकेशन स्मॉल फैक्ट्रीज के थ्रू जो है वो लोकल मार्केट को सर्व करने के लिए ऑपरेट करेंगे। जैसे कोका कोला है, कोका कोला की एक लार्ज फैक्ट्रीज नहीं है कि यहाँ से कोक बन के जो है बाकी मार्केट में आता है, नहीं। यहाँ जैसे इंडिया में है, इंडिया में कोक अगर जो भी इंडिया में सेल होता है तो उसका फैक्ट्री जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश किया है। अगर कोई कह लो कि यूके में है तो वहाँ फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया है। लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल मीन्स आप वहाँ पर लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके कम प्राइस में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे शुगर है, अगर शुगर एक कंपनी की है तो वो क्या करते हैं कि अपनी फैक्ट्री एक प्लेस पे नहीं सेटअप कर लेते कि वहाँ से ही शुगर सारे प्लेसेस पर जाएगी। उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपने स्मॉल फैक्ट्रीज बनाई हैं तो स्मॉल फैक्ट्री आप जो है वो फार्म लैंड जो होती है उसके पास बना सकते हो, तो शुगर केन आपको ईजिली वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, लोकल रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लोकल लेबर मिल जाएगी और उसी एरिया को ही आपने सर्व करना है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ेगी। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट करते टाइम एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसका होता है कि हम ये ध्यान रखते हैं कि स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल मीन्स कहते स्मॉल इज ब्यूटीफुल अपोज्ड जायंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड डिड नॉट बिलीव इन सेंचुअर फिलॉसफी इंस्पायर्ड बाय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंडस्ट्रियलिस्ट वेंट इन ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। और देखो जो ये ऑथर था इसने एक फेमस बुक लिखी थी कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कि अगर आप छोटे छोटे स्मॉल फैक्ट्रीज या स्मॉल प्लांट्स के थ्रू ऑपरेट करोगे तो आपका जो है कॉस्ट कम पड़ेगा। बट इसके ऑपोजिशन में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसमें ऑपोजिशन में है कि अगर हम लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है और इससे स्पेशलाइजेशन जो है वो लेबर में ज़्यादा आती है। तो दोनों ही हैं। बट आज की डेट में जितनी फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फॉलो करती हैं। तो मॉडर्न जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, सर्विस ओरिएंटेशन पार्ट को भी ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल जो स्मॉल स्मोक स्टैक्स हैं वो डिसअपियर हो चुके हैं और हम एक थ्योरी को जो है वो फॉलो करते हैं, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। आज की डेट में जो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट किया जाता है, जब प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें कुछ रीसेंट ट्रेंड आपको मिलेंगे। जो बिजनेस किए जाते हैं ना वो ग्लोबली उनका मार्केट प्लेस है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन आने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल आपको जो है वो बहुत ही कम रेट में मिलता है, चीप मटेरियल मिलता है, जहाँ चीप नहीं कह लो कि इनएक्सपेंसिव मटेरियल मिलता है जो कि आपकी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज की डेट में जो रीसेंट ट्रेंड क्या है कि जो बिज़नेस किया जाता है उसके लिए जो मार्केट प्लेस है वो ग्लोबल है, ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती हैं अपने ऑपरेशंस को। सेकंड है कि जब भी प्रोडक्शन
की जाती है तो उसके लिए पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि कितनी प्रोडक्शन कितने टाइम पीरियड में हो जानी चाहिए, और ये प्रोडक्शन किस लोकेशन से होगी और मटेरियल जो है कहाँ से आएगा, ये कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी बना के ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। थर्ड, जब प्रोडक्शन किया जाता है, जब मैनेज किया जाता है तो बहुत सारी न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, न्यू मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है। एक है TQM। TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे। मीन्स जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफेक्टिव बने उसको करेक्टिव अप्रोच पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि हम डिफेक्टिव बनने ही नहीं देंगे, हम अपनी हर एक्टिविटी में जो क्वालिटी को एश्योर करेंगे कि हर एक्टिविटी जो हो रही है वो पूरी क्वालिटी के साथ हुई है कि नहीं, कि ताकि जो प्रोडक्ट बन के निकले उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। और जो प्रोडक्शन है वो फ्लेक्सिबल रखी जा रही है कि अगर डिमांड इंक्रीज भी हो गई तो बाद में हम उस डिमांड को जो है वो मीट कर सकते हैं। मान लो कस्टमर के प्रेफरेंसेस टेस्ट को में चेंजेस आ गए तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रोडक्शन सिस्टम को प्रोसेसेस को चेंज कर दें। नेक्स्ट है टाइम रिडक्शन। टाइम रिडक्शन क्या है कि आज की डेट में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनने के लिए जितना पहले टाइम लगता था, न्यू टेक्निक्स को यूज़ करके, ऑटोमेशन का यूज़ करके, जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स होती है उनका यूज़ करके टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे आप फोर्ड का एग्जांपल ले सकते हो कि फोर्ड की पहले एक कार बनने को 12 आवर्स लगते थे, लेकिन उनकी इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू अब एक कार बनने के लिए सिर्फ 33 to 40 मिनट्स लगते हैं। टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो पाए और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो पाए। जैसे आप कार मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हो, बहुत सारी जो कार के टायर हैं अब वो डिसाइड किया जाता है कि उसको मैनुअली रखना है जहाँ उनको ऑटोमेट करना है। कार की जो पेंट हो रहा है, कार पेंट होती है, उसके लिए भी बहुत सारी ऑटोमेटेड आर्म्स है। आप देखो यूट्यूब पे डाल के जो पेंटिंग होती है तो बहुत सारे ऑटोमेटेड आर्म्स हैं, वो फटाफट उस कार को पेंट कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को फास्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्कर इन्वॉल्वमेंट। आज की डेट में जब भी कोई भी डिसीजन मेकिंग किया जाता है तो वर्कर को भी उस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, बिकॉज वो ये समझते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी कस्टमर को दिक्कत आ रही है, वो ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में जब भी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग होती है तो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है और जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी री इंजीनियरिंग की जाती है। री इंजीनियरिंग मीन्स कि आप देखो कि जो आप काम कर रहे हो क्या उस काम को करने के लिए कोई और मेथड भी है और किसी इम्प्रूव्ड मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, जो कि हमने BPR अपने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कि आप देखो फंडामेंटली सोचो कि इस प्रोसेस को अगर किसी और मेथड से किया जाए तो क्या हम 70 to 80% कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इशू, आज की डेट में जब भी प्रोडक्शन किया जाता है ये ध्यान में रखा जाता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको यूज़ ना किया जाए और जो भी वेस्ट हो रहा है उसको प्रॉपरली जो है इन्वायरमेंट में लीव डिस्पोज ऑफ करके उसको लीव किया जाए। जहाँ जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो ही पैकेजिंग के लिए यूज़ हो, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। और एक और नया ट्रेंड है कि कंपनी अपने आप को, कंपनीज जो हैं वो डाउन साइजिंग कर रही हैं। डाउन साइजिंग मीन्स अपने ऑपरेशन को लिमिट कर रही हैं ताकि वो जिस बिज़नेस में ज़्यादा बेस्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। जैसे IBM है, IBM में 1990s में अपने आप को डाउन साइज किया था। उन्होंने जो अपना प्रिंटर का कह लो कि बिजनेस था, प्रिंटर जिसमें है और हार्ड डिस्क का, ये दो प्रोडक्ट लाइंस जो है उन्होंने हिटाची और तोशिबा उनको दे दिया था ताकि वो जो मेन उनका बिजनेस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का उस पर वो फोकस कर पाएँ। तो कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग हो रही है। राइट साइजिंग मीन्स जिस पे उनको फोकस करना है, जिसमें उनको कोर कंपिटेंसी लानी है, उस पर वो फोकस कर पाएँ। सेकेंड, न्यू रिसेंट ट्रेंड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये देखती हैं कि जो मटेरियल वो
लेके आ रही हैं, जब वो फैक्ट्री में पहुंचता है, फैक्ट्री से फिर प्रोडक्शन होती है, फिर वो वेयर हाउस में जाता है, फिर रिटेलर को, फिर कस्टमर को। ये जो कंप्लीट चेन है जहाँ से ओरिजिन हुआ प्रोडक्ट का और जब कस्टमर के पास पहुंचा, उसके बीच में जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर इंटीग्रेट हों ताकि टाइमली कस्टमर को की डिमांड को जो है वो फुलफिल किया जा सके। और लास्ट में है लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन पे मैंने एक सेपरेट भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है, उसको आप देख सकते हो। लीन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जर्व करती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मींस पूरा ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्रोसेसेस को दोबारा से अलाइन किया जाए तो काम को ज़्यादा फास्ट किया जा सकता है। ये जैसे आप किचन में जाते हो, किचन में जब आप काम करते हो, कोई चीज़ इधर गिरी है, कोई उधर गिरी है, फिर मम्मी आती है, फिर आपको बताती है कि इस जो आटा है आप इधर रखो, यहाँ पर ये रखो, फिर आप काम करो, तो आपके एक तो मोशंस कम लगेंगे और जो मटेरियल का वेस्टेज है ना वो भी कम से कम होगा। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, तो आप जो है वो लीन प्रोडक्शन का जो मेरा लेक्चर है उसको देख सकते हो। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया, तो आइए शॉर्ट नोट से देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट नोट से एक बार चेक करते हैं। व्हाट इज़ द ऑपरेशन मैनेजमेंट टू मैनेज ऑल द बिजनेस एक्टिविटी टू अचीव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कस्टमर को की नीड को सेटिस्फाई करना और सोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। किसी भी ऑपरेशनल मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है, क्या स्कोप होगा, वो ये डिसाइड करता है कि प्लांट की लोकेशन क्या होगी, जहाँ प्लांट का लेआउट कैसा होगा, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, प्रोसेसेस का डिज़ाइन क्या होगा, प्रोसेसेस का लेआउट कैसा होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जो मटेरियल चाहिए उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, और मेंटेनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कोप। फिर प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। आज की डेट में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, ऑपरेशन मैनेजमेंट भी किया जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओनली एंड ओनली प्रोडक्शन के साथ रिलेट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। जब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम टाइमली जो है वो अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ ताकि हमें एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाए। सेकंड है सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस फैक्टर्स को भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है आफ्टर सेल सर्विसेज को। अब सिर्फ ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए जो टेक्निकल काफ़ी स्ट्रांग हो, बट वो बिजनेस एनालिसिस में, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में भी स्ट्रांग होने चाहिए। डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक क्या होता है कि ऐसी फैक्ट्री जो है अब डिसअपियर होती जा रही हैं, जो हेल्थ पर, सेफ्टी पर, वर्क प्लेस हाइजीन, इस पर जो है वो ध्यान नहीं देती थी। आज की डेट में जो फैक्ट्रीज हैं वो वर्क प्लेस आपको काफ़ी ब्यूटीफुली एस्थेटिक जो है लुक देता है। स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल मीन्स आज की डेट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती हैं कि अगर हम स्मॉल स्केल में लोकल मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करने में वहाँ पर ही लोकली ऑपरेट करेंगे, रादर दैन एक ह्यूज फैक्ट्री को बना के आप सभी मार्केट को जो है नीड को सर्व कर रहे हो, उसके प्लेस में आप जो है वो स्मॉल फैक्ट्रीज के थ्रू जो है वो लोकल नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, तो उससे क्या होगा कि लोकल रॉ मटेरियल जो है या लोकल लेबर उसको यूज़ करके आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। बट इसके ऑपोजिट भी एक थ्योरी है। रिसेंट ट्रेंड आपको आज के ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या देखने के लिए मिलता है कि बिजनेस ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेशन और प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बना के ऑपरेट करते हैं और अपनी जो ऑपरेशंस हैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं ताकि वो कस्टमर की नीड को टाइमली सेटिस्फाई कर पाएँ। बहुत सारे मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करते हैं जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या बिजनेस री इंजीनियरिंग अपने प्रोसेसेस में करते हैं, लीन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो है ध्यान रखते हैं, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी करते हैं। तो दीज आर द रिसेंट ट्रेंड। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। अब देखते हैं हम सेकेंड चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड अपॉन कि जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनकी प्लानिंग कैसे होती है। प्लानिंग मीन्स कि आप जो ऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन ने करने हैं, ऑपरेशन मीन्स या तो वो सर्विसेज देगी जहाँ वो कोई प्रोडक्शन करेगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने जा रही है, कितना प्रोड्यूस करे, कितनी बड़ी फैक्ट्री उसको बनानी चाहिए या कहाँ बनानी चाहिए, इसके लिए उसको प्लान करना पड़ेगा।
अच्छा, कितने लेवल पर जो है प्रोडक्शन करनी है, कहाँ पर करनी है, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है। ये सब कुछ कोई भी ऑपरेशंस को, कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को जब आप प्लान करते हो, सारा फोकस होता है सेल्स। अरे पहले आप फोरकास्ट करो आप कितनी सेल्स कर सकते हो, कितनी कस्टमर की डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तभी तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो इसके अराउंड ही घूमती हैं। तो सबसे पहले आपने फोरकास्टिंग करनी है। फोरकास्टिंग मीन्स पीपिंग इनटू फ्यूचर, आप फ्यूचर देखना है। अच्छा, फ्यूचर कैसे देखोगे? कोई भी आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, जो कोई पैटर्न्स हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो आप देखते हो ना कि ये स्टॉक जो है प्रीवियसली कैसे परफॉर्म हुआ। फिर आप बहुत सारे टूल्स जो टेक्निकल या फंडामेंटल टेक्निक्स का यूज़ करके आप देखते हो कि ये स्टॉक मार्केट इन फ्यूचर कहाँ तक पहुँच सकती है। ऐसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की डिमांड को देखा जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, तो प्रीवियस जो भी डेटा अवेलेबल है, जो पैटर्न है कस्टमर की प्रेफरेंसेस का, डिमांड का, उसको स्टडी किया जाता है। उसके बिहाफ पर एक फोरकास्ट किया जाता है कि इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो सकती है। अब जितनी भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं कि अगर इन फ्यूचर इतनी डिमांड होती है तो हमारे फैक्ट्री की कैपेसिटी जो है वो इतनी होनी चाहिए, इतनी मशीनरीज की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, इस टाइम पर इतना प्रोडक्शन होगा। कंप्लीट शेड्यूलिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी प्लानिंग, वो सारा डिपेंड किस पर है, डिमांड कितना होगा। तो सबसे पहले तो फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेशन मैनेजर जब फोरकास्ट करता है, वो चाहे सेल के लिए फोरकास्ट कर रहा है या इन फ्यूचर उसको कितनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, या कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, या कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी ये फोरकास्ट किया जाता है तो इसको हम फोरकास्ट को 3 कैटेगरी में, पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। हमारा पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग कितना होता है? हमारा पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म मीन्स हम 1-2 वीक्स के लिए या कपल ऑफ मंथ्स के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं, 3 to 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर और अबव। शॉर्ट पीरियड के लिए कौन कौन सी फोरकास्टिंग की जाती है? शॉर्ट पीरियड के लिए फोरकास्टिंग की जाती है कि हमें कितनी इन्वेंट्री आने वाले वीक में जो है वो रिक्वायर्ड होगी, हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, कितना वर्कलोड मैन और मशीन पर आएगा, मीन्स इस वीक में कितना जो है लोड आ सकता है, हमें ओवर टाइम लगाना है या नहीं लगाना है, हमारा सेल्स कोटा क्या रहेगा, ये सारा शॉर्ट टर्म में आता है। फिर मीडियम टर्म में क्या होता है? जो बजट्स बनाते हैं, डिविडेंड पॉलिसीज़ होती हैं, जहाँ जो भी आपकी कैपेसिटी एडजस्टमेंट, प्लांट की कैपेसिटी एडजस्टमेंट की जो है 3 मंथ्स में इस कैपेसिटी पे काम करेगा, फिर सीजन चेंज हो जाएगा, इस कैपेसिटी पे काम करेगा। दिस इज़ द मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म में हम सोचते हैं, फोकस करते हैं कि कितना R&D में जो है वो इन्वेस्ट करना है, कितना हमें लॉन्ग टर्म में जो है कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, या कितना कैश फ्लो हमारा जनरेट हो जाएगा, आने वाले टाइम में कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी और कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। जो भी फोरकास्ट किया जाता है, सेल का तो होता ही होता है, बट अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे फोरकास्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास कोई मेथड तो होना चाहिए, कैसे फोरकास्ट करें? तो वेरियस मेथड्स दिए गए हैं कि कोई भी आपने अपनी अगर सेल्स का फोरकास्ट करना है कि आने वाले 1 ईयर में कितना डिमांड होगा, तो आपके पास बहुत सारे, एक कंपनी है जो ये देखना चाहती है कि आने वाले टाइम में उसके AC की कितनी डिमांड होगी, तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। या तो ऐसा करे कि वो बायर की इंटेंशंस को देखे, मीन्स एक सर्वे करवाए, बायर से पूछे कि वो आने वाले टाइम में कितना प्रेफर करेंगे, कि वो न्यू AC को प्रेफर करेंगे। उससे उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आने वाले टाइम में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। तो मीन्स आप बायर से, जो डायरेक्ट एक तरह का मेथड है, बायर से पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा आपको कॉल आते हैं कि आप जो है नया हमारे यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र है, क्या आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे, वो डायरेक्टली बायर से एक्सपेक्ट किया, उसकी एक्सपेक्टेशन पूछी जाती है। सेकंड मेथड होता है सेल्स फोर्स, मीन्स जो सेल कर ही रहे हैं उन्हीं से पूछ लो, जो शॉप जहाँ जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, फ्लोर पर काम कर रहे हैं, उनसे पूछो, एरिया मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, उनसे पूछो कि आने वाले टाइम में आप ऑब्जर्व करते हो कि कितना जो है फुटफॉल अभी है, कितना डिमांड हो सकता है। या जो मेन
जो टॉप लेवल पर मैनेजर्स होते हैं, आप उनका भी ओपिनियन ले सकते हो। जब बहुत सारी एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं जो यही काम करती हैं, वो पास्ट का ट्रेंड देखती हैं, फ्यूचर कंडीशंस देखती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देती हैं, तो उनका ओपिनियन ले सकते हो। मार्केट टेस्ट मेथड ये तब किया जाता है जब न्यू प्रोडक्ट होता है, तो आप जो है एक एरिया डिसाइड कर लेते हो कि यहाँ सेल करके दिखते हैं, जितना सेल होगा उसके अकॉर्डिंग हम मीन्स एक तरह से सैम्पल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक आइडिया लगा लेंगे कि अगर हम इस मार्केट में सेल करते इतने % है, तो मीन्स अगर पूरी मार्केट में करेंगे तो इतने प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड आएगी। एक होता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ये वाला मेथड जो है वो आपके हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होता है। इस पर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक टाइम सीरीज मेथड है, एक मूविंग एवरेज मेथड है। इन दोनों का जो डिटेल में डिस्कशन है वो मैं नीचे लिंक में दे रही हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे, आपको कंप्लीट जो है इसके प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाएंगे। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के लिए जो फर्स्ट एक मेथड करते हैं टाइम सीरीज़ का, उसमें 2 टाइप्स के मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट। इसको मैंने ये डिटेल में समझने वाला है, तो आप उसी वीडियोस को जो है वो रेफ़र करेंगे। तो दीज आर द, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फोरकास्टिंग मेथड्स क्या है, ये सारे मेथड्स लिख सकते हो। बायर से आप पूछ सकते हो, आप जो है वो सेल्स फोर्स का ओपिनियन ले सकते हो, टॉप एग्जीक्यूटिव्स का ले सकते हो, एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हो, आप मार्केट टेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हो या ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अगर मुझे, जैसे मैंने कहा कि एक और बिजनेस है वो ये चाहता है कि आने वाले ईयर में मेरे एसी की कितनी सेल होगी, तो वो फोरकास्ट कैसे करेगा? कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो डिटर्मिन करेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्ट। देखो ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी हो सकता है ना। अब ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि उसको जो फोरकास्ट करना है वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस जाननी है, या अपनी सेल के लिए फोरकास्ट करना है, या कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फोरकास्ट करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव उसने ये डिसाइड किया कि मुझे ये देखना है कि मेरे आने वाले टाइम में सेल कितनी होगी। फिर वो सिलेक्ट करेगा पीरियड ओवर विच द फोरकास्ट विल बी मेड। अब वो फोरकास्ट 1 साल के लिए देखनी है, आने वाले 3 मंथ्स के लिए देखनी है, 6 मंथ्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। फिर पीरियड डिसाइड होता है। जब आपने देख लिया कि फोरकास्ट करनी क्यों है, सेल्स देखने के लिए, कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, फिर आप मेथड यूज़ करोगे कि आपको कौन सा मेथड है, बायर से जाके पूछना है या ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड देखना है आपने। फिर आप, अगर आपने ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड कोई भी मेथड ले लिया, फिर आप उसके लिए क्या सिलेक्ट करोगे? डेटा गैदर करोगे। एक तो प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं कि जो भी लास्ट ईयर की आपकी सेल है वहाँ से आपने डेटा ले लिया। सेकेंडरी मेथड जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जैसे एसी का अगर हम देखें डिमांड, तो जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होंगे गवर्नमेंट के वो देखो, क्योंकि जितने ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट है उतने एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो सेकेंडरी डेटा भी देखते हैं, और प्राइमरी हमारी जो सेल है लास्ट ईयर एसी की कितनी होती आ रही है और उसमें कितना इंक्रीज़ होता है, और उसके अकॉर्डिंग इसके बिहाफ पर हम क्या कर देंगे? फोरकास्ट कर देंगे। तो मीन्स फोरकास्ट के लिए आपके पास क्या मेथड है? अरे पहले ऑब्जेक्टिव देखो, फिर कितने पीरियड के लिए करना है, फिर कौन सा मेथड, जो भी मेथड है उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करो, प्राइमरी सोर्स से करो, सेकेंडरी सोर्स से करो, डेटा आ गया, आप फोरकास्ट कर दो, राइट। देखिए जो हमारा मेथड था ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, उसको कैसे आप जो है किसी भी ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। देखो आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिए होंगे x और y। x जो है, x हम मानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y मानते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन दी हुई है कि मान लीजिए कि 20,000 पॉपुलेशन है तो सेल जो है वो 7,000 होती है। अगर पॉपुलेशन 30,000 है तो सेल जो है 8,500 यूनिट्स की होती है। तो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है सेल। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट। अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख हो जाए तो कितनी सेल हो सकती है, तो कैसे निकालोगे? उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कौन सी? y = a + bx। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। A का मतलब ऑन एंड एवरेज देख लो कितनी सेल हो रही है, और B का मतलब कि ग्रोथ देखो कि एवरी ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है, वो ऐड कर दो तो आपको इस वाले वेरिएबल की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको A एंड B की वैल्यू चाहिए होती है। A कैसे निकालते हैं, मीन्स एवरेज कैसे निकालते हैं? ये वाला मेथड तब यूज़ करोगे जब समेशन ऑफ x आपका 0 होगा।
और वो तभी होगा जब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको ईयर्स में टाइम सीरीज में दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें एक्स निकालना पड़ता है। तो एक्स, ये वाला इलस्ट्रेशन मैं इसलिए ले रही हूँ। आप एक्स कैसे निकालते हो, जो भी वैल्यूज़ आपको दी होंगी उसकी मिड वैल्यू से बाकी सभी वैल्यूज़ को माइनस कर दो तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। बट अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, वो इवन होंगी, तो मिड वैल्यू क्या होगी, मिड वैल्यू यहाँ पर 2004.5 होगी। अब इसमें से ये 2004.5 जब आप माइनस करोगे, जब आपने माइनस किया तो यहाँ तो -2.5 आया, तो 5 क्यों लिखा हुआ है? वो कहता है ऐसा करो ना, ये 2.5 ईयर्स है ना, 6 मंथ्स को 1 यूनिट मान लो। अगर 6 मंथ्स को 1 यूनिट मानना तो 2.5 में जो है कितने 6 मंथ्स हैं, 5, तो ये 5 हो गया। ऐसे ही जब आपने नेक्स्ट माइनस किया, यहाँ क्या आ गया आपका 1.5, तो 1.5 एक साल में 2 6 मंथ्स, एक और 6 मंथ्स मीन्स 3। तो ऐसे ना करके आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप आपका आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा, राइट। और फिर आपको सेल्स दी होगी। अब आपका जो समीशन ऑफ एक्स है वो 0 है, तो मीन्स आपने जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ए एंड बी की जो वैल्यू निकालनी है, आपने वैल्यू कैसे निकालनी है, आपके स्टडी मैट से मैं एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, आपने वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने ये डायरेक्ट मेथड निकालना है। ए की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट, ये वाला नहीं क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इलस्ट्रेशन 2 है शायद ना, हाँ ये वाला, कि वो बोल रहा है कि आप नेक्स्ट 5 ईयर की सेल्स पता करो 2008 2009। तो कैसे पता करोगे, यहाँ पर 2008 की वैल्यू देख लो कैसे आएगी, -2004.5, तो कितना आया 3.5, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो अल्टीमेटली क्या आएगा 7। तो जब आपको 2008 की वैल्यू पता करनी है तो जो इक्वेशन निकल गई, आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो पता चल गई। तो यहाँ पर जो भी 2008 ना पुट करके उसकी जो वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू वो पुट करना, तो पता चल जाएगा कि अगर 2008 में वाई की वैल्यू जो है, मीन्स वाई कितने आपके जो है टीवी सेल्स होंगे 148 लाख। तो ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं एंड सो ऑन, ये टाइम सीरीज। बट जब आपको एक्स जो है वो पॉपुलेशन में दिया हुआ है, टाइम सीरीज में नहीं दिया, तब आपका एक्स का जब समेशन करोगे 0 नहीं आएगा। तब आपका कौन सा मेथड लगेगा, तब आपका इनडायरेक्ट मेथड लगेगा। तो ये 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। 2 इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो इसी इक्वेशन में जो y = a + bx है, इसी का समेशन कर दो। इसका समेशन करोगे तो यहाँ पर n लगा देना, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। फिर जो पहली इक्वेशन बनी है उसको x से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो xy आ जाएगा, n का समेशन ऑफ x बन जाएगा, और यहाँ पर x तो है ही, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x² बन जाएगा। तो इन सब की वैल्यूज़ जो है आप यहाँ से पता कर लोगे कि x² कितना है, xy कितना है, ये सारा पता कर लोगे और उनको इन इक्वेशंस में डाल के आपने a एंड b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। और फिर आप किसी भी वेरिएबल, अगर आपको पूछा हुआ है कि अगर किसी भी लोकेशन की जो पॉपुलेशन है 20 लाख है, तो बताइए कि वहाँ पर कितने टीवी सेल होंगे, तो ऑब्वियसली 20 ऐड करके आपने ए और बी निकाल दिया तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टीवी सेल हो सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से आपके सॉल्व होते हैं। आफ्टर दैट क्या आ जाता है आपका, आफ्टर दैट अब आ जाता है कैपेसिटी प्लानिंग। अच्छा, इससे पहले वो पूछता है कि कोई भी मेथड चूज़ करने से पहले उसका क्या क्राइटेरिया है। देखो, कोई भी मेथड जब ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती है उसका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि वो मेथड जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देना चाहिए। तो मीन्स क्राइटेरिया ऑफ गुड फॉरकास्टिंग, वो एक्यूरेट रिजल्ट देना चाहिए, उसको यूज़ करना सिंपल होना चाहिए। इकॉनमीज मीन्स कि जो भी उसके फ़ायदे होने चाहिए उस पर लगी हुई कॉस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। अवेलेबिलिटी, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा भी हमें अवेलेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी, वो मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो जो भी रिज़ल्ट दे रहा है, अगर वो एक टाइम पीरियड में अलग है, दूसरे पे उसी कोई किसी और टाइम पीरियड में सेम सीरीज़ लेके हम रिज़ल्ट देखते हैं तो अलग आता है, तो उस केस में वो मेथड जो है वो आपके लिए स्टेबल नहीं होगा, वो नहीं यूज। ये मूविंग एवरेज मेथड में ज़्यादातर दिक्कत आती है। यूटिलिटी मीन्स उस मेथड का कोई आपको फ़ायदा होना चाहिए जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाओ, ऐसा मेथड आपको चूज़ करना है। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर गुड फोरकास्टिंग मेथड। नेक्स्ट आ गया वाई कैपेसिटी प्लानिंग एंड वाई कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैपेसिटी प्लानिंग और रिक्वायरमेंट प्लानिंग दोनों सेम लग रहे हैं। पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। देखिए,
देखो, जो कैपेसिटी प्लानिंग होती है, कैपेसिटी प्लानिंग का मीन्स अगर हमने फोरकास्ट कर लिया कि हमें आने वाले टाइम में इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो कैपेसिटी प्लानिंग एक तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म। तो हमें कितनी बड़ी फैक्ट्री बनानी है, हमें कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, कितनी मशीनरीज चाहिए, राइट, और कितने ज़्यादा रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, चाहे फ्यूचर है या प्रेजेंट है, वो सारे की सारी प्लानिंग करना, दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटी प्लानिंग। देन व्हाट इज़ द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मीन्स है कि जब उस फैक्ट्री में फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, अगर आपने कहा कि 1 मंथ में हमें इतने कोक के कैन बना लेने हैं, तो उन कोक के कैन को बनाने के लिए कितने आपको लेबर्स रिक्वायर्ड है, कितनी मशीनरीज उस पर लगेंगी, कितने और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मीन्स कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, जबकि कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। ये बताता है कि जो भी आपने कैपेसिटी प्लान तो कर ली है, अब जो कैपेसिटी आपने प्लान की है उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो उसके लिए जो जो रिसोर्सेज हैं वो कितने चाहिए और वो कहाँ से आएंगे, वो सारा प्लान करना, दैट इज़ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। देखो, कैपेसिटी जब प्लानिंग करते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, इसको आपके नोट्स में से ही करते हैं हम। आइए आप अपनी बुक में आ जाइए, आप स्टडी मैट ओपन कर लो, उसमें सेम ही दिया हुआ है। देखिए, कैपेसिटी प्लान हम क्यों करते हैं। सबसे पहले जब भी कैपेसिटी प्लान किया जाता है, पहले हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की जो है डिमांड कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप की कैपेसिटी चाहिए, कितनी चाहिए और कब कब चाहिए, ये सारा कुछ हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो कैपेसिटी प्लानिंग होती है उसका मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम कितना आउटपुट जनरेट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी, उसको कैपेसिटी बोलते हैं। कहते कैपेसिटी जो है वो रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्यों मतलब हम कैपेसिटी प्लानिंग क्यों करते हैं। अगर ना भी करें वैसी कैपेसिटी जो है इंस्टॉल कर दें, इतनी कर दो बहुत है, क्या चलेगा? नहीं। क्यों? इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमने देखना है कि जो भी फ्यूचर में डिमांड आए वो टाइमली मीट हो पाए, हम उतनी कैपेसिटी रखें कि हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव हो पाए, हमारी शेड्यूलिंग सिस्टम, अगर हमने सोचा कि 6 मंथ्स के बाद इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, उनको इम्पैक्ट, उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए। और कैपेसिटी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी आती है, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर देंगे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कैपेसिटी प्लानिंग ही होता है। और कैपेसिटी प्लान जो आप करते हैं वो 2 टाइप की होती है, एक लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स हमें कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, कितनी फैक्ट्रीज चाहिए, कितनी मशीनरी, ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाता है। शॉर्ट टर्म मीन्स के आपका जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कितना हमने एट अ टाइम वर्क फोर्स जो है रखना है और हमारी कितनी कितनी इन्वेंट्रीज होंगी, वो शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लान्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो भी आप अफेक्टिव कैपेसिटी रखते हो। अब अफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? अफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है, यहाँ पर बताती हूँ, अफेक्टिव कैपेसिटी इसका मीनिंग है कि मान लो कि आपने एक फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री जो है वो 1000 आवर्स काम कर सकती है। वो ऐसे ना मान के, ऐसे मान लो कि वो 200 डेज ओपन होती है और हर डेज जो है 10 आवर्स काम करती है, मीन्स 2000 आवर्स जो है एक ईयर में काम कर सकती है। अब जब वर्कर्स आएंगे क्या वो 2000 आवर्स जो है एवरी डे 10 आवर्स स्ट्रेच में काम कर सकते हैं? क्या फैक्ट्री में कोई प्लांट की मेंटेनेंस नहीं होगी, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, या लंच नहीं होगा वर्कर्स का? मीन्स कुछ रेलिवेंट फैक्टर्स तो कंसीडर करने पड़ते हैं। तो ये जो कैपेसिटी मैंने बताई है ये होती है किसी भी प्लांट की डिज़ाइंड कैपेसिटी, कि अगर वो बिना रुके काम करे तो इतना काम कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी नहीं होती। कुछ ब्रेकडाउन्स, मेंटेनेंस, कुछ ब्रेक्स तो होती हैं, प्लांट ब्रेक्स। अगर उन प्लांट ब्रेक्स को मैं इसमें से माइनस कर दूँ, मीन्स अगर प्लांट ब्रेक्स को माइनस करके हम देखें तो 8 आवर्स तो पर डे काम किया ही जा सकता है, तो मीन्स 1600 आवर्स तो एक ही साल में जो है वो फैक्ट्री काम करेगी। दैट इज़ कॉल्ड द अफेक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, जैसे आपको 10 आवर्स अगर हम बताएंगे, 10 आवर्स तो जो है वो स्टूडेंट पढ़ सकता है, अगर सोने का और काम निकाल के 10 आवर्स तो पढ़ सकता है, बट 10 आवर्स में भी कुछ आपको 10 आवर इन स्ट्रेच नहीं पढ़ सकते, कुछ तो आपको खाना चाहिए, राइट, कुछ थोड़ी सी आप ब्रेक लोगे,
कोई पेन ख़त्म हो गया, जब कुछ भी है, कैलकुलेटर में प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ प्लान्ड ब्रेकडाउन्स होते हैं, उनको माइनस करके जो आवर्स बचते हैं वो होती है अफेक्टिव कैपेसिटी। ऐसे ही कंपनी में भी होती है अफेक्टिव कैपेसिटी। तो ये कह रहा है कि जब भी हम अफेक्टिव कैपेसिटी है, अफेक्टिव मीन्स इतने आवर्स तो काम किया ही जा सकता है। अफेक्टिव कैपेसिटी देखने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसीडर कर लेना चाहिए। कहता है कैन बी डिटरमाइंड, इफेक्टिव कैपेसिटी जो है डिटरमाइंड होती है, आपको ये वाले फैक्टर्स तो कंसीडर करने ही पड़ेंगे। अगर आपकी फैसिलिटीज़, अगर आपने जो फैक्ट्री बनाई है वो रॉ मटेरियल से दूर एरिया में किसी बनाई है, तो रॉ मटेरियल आने में या लेबर को आने में टाइम लगेगा। तो जब लेबर और रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कहाँ से आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे? अगर लेबर को और रॉ मटेरियल को आने में टाइम लगता है तो इफेक्टिव कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपकी फैक्ट्री की। अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज़्यादा, बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट होने में या उस डिज़ाइन के कारण जो अफेक्टिव कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। अगर आपके प्रोसेसेस जो आप फॉलो करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो प्रोसेसेस ही आपके बेटर नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट उतनी फास्टली नहीं बनेगा, जहाँ उतनी वेस्टेज, जहाँ तो डिफेक्टिव बनेगा, डिफेक्टिव बना तो इट मीन्स कि अफेक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनसेशन, कितना आपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया हुआ है, या कितना एम्प्लॉय अपने आप में मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज़्यादा फास्ट काम करता है रादर देन डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय। अगर उसको काम के लिए ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी गई तब भी वो कम काम करेगा, तो इफेक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी। और कुछ ऑपरेशनल फैक्टर्स होते हैं। ऑपरेशनल फैक्टर्स का मतलब कि इक्विपमेंट एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, जब मेंटेनेंस आ गया इक्विपमेंट में, और सेटअप टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो ये कुछ ऑपरेशनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है कि मशीनरी चल रही है, राइट, मशीनरी को कुछ देर बाद वो हीट जनरेट करने लग पड़ती है, तो आपको बंद करना पड़ता है हाफ एन आवर के लिए, अदरवाइज कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही अफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग करनी चाहिए। अफेक्टिव मीन्स इतना काम तो जो है फैक्ट्री में प्लांट कर सकता है। तो कौन कौन सी फैसिलिटी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोसेसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशन फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप कैपेसिटी को कैसे मेज़र कर सकते हो? आप कैपेसिटी को रेट ऑफ आउटपुट में मेज़र कर सकते हो। अगर तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है तो कितने पर यूनिट आउटपुट निकल रहा है एक डे में, एक आवर में, वो उसकी कैपेसिटी होगी किसी भी प्लांट की। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं देन आप कैपेसिटी किस में देखते हो? मॉनेटरी वैल्यू में देखते हो। जब भी आप कैपेसिटी प्लानिंग का डिसीजन लेते हो तो क्या स्टेप्स होते हैं? देखो, आपने कैपेसिटी प्लान करनी है तो कैसे डिसीजन मेकिंग होगी? पहले आप देखो ना, आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी देखने के बाद आप देखोगे कि फ्यूचर में आपको कितनी कैपेसिटी की ज़रूरत है और उस कैपेसिटी के क्या क्या सोर्स है, कहाँ से उस कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करोगे, फिर उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करोगे। क्योंकि कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? सब कॉन्ट्रैक्ट करके, ओवर टाइम करके, डबल शिफ्ट लगा के, तो ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो एज पर कंपनी के स्ट्रैटेजिक मिशन के अकॉर्डिंग आप चूज़ करते हो। तो कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस मीन्स कि आप असेस करते हो कितनी कैपेसिटी है, फिर आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास एनालिसिस सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी करते हो, फिर उनको एवेल्युएट करते हो और बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हो। देन आफ्टर दैट किसी भी, देखो, जब भी कैपेसिटी प्लान होता है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके दो इम्पैक्ट आ सकते हैं। मींस कंपनी अपने आप को दो सिचुएशंस में पा सकती है। अगर तो जो आपने कैपेसिटी रखी है, या तो आपकी कैपेसिटी शॉर्टेज सिचुएशन एक टाइम में आएगी। शॉर्टेज सिचुएशन मीन्स डिमांड बढ़ गई, आपकी कैपेसिटी उतनी थी नहीं, या आपकी एक्सेस या सरप्लस कैपेसिटी की सिचुएशन आएगी। मीन्स दो सिचुएशन को आप कभी भी फेस कर सकते हो। फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन, मींस मुझे कितनी कैपेसिटी, सिर्फ जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं कैपेसिटी नहीं रखती। क्योंकि देखो, देखना है कि हम इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, इतने सारे इक्विपमेंट ले रहे हैं, इतनी सारी मशीनरीज ले रहे हैं, तो हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं जब हम कैपेसिटी प्लान करते हैं। सबसे पहले कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा है तो कम रखते हैं। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें उसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना है। अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो कैपेसिटी को भी कम रखा जाता है। और जो
फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कैपेसिटी जो है बाद में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जब भी डिमांड बढ़े तब भी पहले कैपेसिटी कम रखी जाती है। ऑटोमेशन कितना रिक्वायर्ड है उस पर भी डिपेंड करता है, और मार्केट डिमांड अभी तो ज़्यादा है, फ्यूचर में कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है। जहाँ जो प्रोडक्ट है वो कितनी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा उस पर डिपेंड करता है। जहाँ टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ करते हैं वो कितनी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी उस पर भी कैपेसिटी जितना हम प्लान करते हैं वो हमारा डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है। अब आप कितनी टाइप की फॉर्म ऑफ कैपेसिटी कितनी टाइप की होती हैं, अगर मैं टाइम हॉराइजन के बिहाफ पर बोलूं तो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होगी, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होगी। अगर मैं रिसोर्सेज के बिहाफ पे बोलूं तो फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग होगी और इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग होगी। देखो, जब भी आपने कैपेसिटी जो प्लान कर ली उसको बाद में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन? आपने प्लानिंग कर ली, कुछ फैक्टर्स हैं वो जो बाद में आपके इफेक्टिव कैपेसिटी को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए आपको जो है वो कंटीजेंसी प्लान की ज़रूरत पड़ती है, कंटीजेंसी प्लान बनाना पड़ता है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स का मतलब है कि मान लो कि बाद में कोई मशीन दोबारा लानी है, जब सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, जहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है, ओवर शिफ्ट करनी है, डबल शिफ्ट करनी है, जहाँ पर जो आवर्स हैं वो पर वीक बढ़ाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इफेक्टिव कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हो। ये कंट्रोल में होता है। कुछ लेस कंट्रोलेबल होते हैं, जैसे लेबर बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है, जहाँ स्ट्राइक हो गई है, या कोई नेचुरल क्लाइमेट ही आ गई, ये लेस कंट्रोलेबल होते हैं, इन पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट। उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? कंटीजेंसी प्लान बना के रखना पड़ता है। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी कैपेसिटी प्लानिंग के दो तरह के होते हैं, एक जो कंट्रोलेबल होते हैं उनको हम मैनेज करते हैं, और लेस कंट्रोलेबल के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। देखो, हमने कैपेसिटी प्लान तो कर ली, मीन्स इतनी बड़ी फैक्ट्री ये सब कुछ लगा दिया। अब जो है ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आने वाले 6 मंथ्स में हमारी 10,000 कार्स की डिमांड है। अब हमें 6 मंथ्स के बाद 10,000 कार्स जो हैं वो मार्केट में देनी है। मीन्स एक मास्टर प्रोडक्शन प्लान बना लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने मटेरियल मैनेजमेंट भी कर लिया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी पूरा कर लिया कि इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, इतना प्रोडक्शन करना, उसके अकॉर्डिंग और जो रिसोर्सेज चाहिए उनकी प्लानिंग करना, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। उसको बोलते हैं हम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग हम करते हैं, जैसे 6 मंथ्स के लिए, जहाँ 1 ईयर ले लो, 1 ईयर ले लो, ठीक है। जो हम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करेंगे उसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज हैं। एक तो आप लेवल कैपेसिटी कर लो, जहाँ आप मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड कर दो। लेवल कैपेसिटी प्लान मीन्स 1 ईयर में आपको 12,000 कार्स चाहिए। तो ऐसा करो, लेवल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एवरी मंथ जो है आप 12 से डिवाइड करके 1000, एवरी मंथली कोई भी डिमांड हो, अब एवरी मंथ 1000 ही प्रोड्यूस करोगे। ये लेवल हो गया, लेवल प्लान हो गया। मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान, अगर फर्स्ट मंथ में 1200 कार्स की रिक्वायरमेंट है तो 1200 प्रोड्यूस करो, राइट। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं, ये डिपेंड करती हैं कि आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा निकल के आता है। इसके लिए हमने आगे क्वेश्चंस किया हुआ है, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। लेकिन जो आपका प्लांट की जो भी कैपेसिटी रखो उसको ऑप्टिमम रखना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रख दोगे, क्योंकि एक लेवल के बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, नो डाउट, बट एक लेवल के बाद दोबारा से आपका कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज़ होने लग पड़ता है। तो मीन्स इस लेवल पर आपको प्रोडक्शन करनी है। देखो, आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल जहाँ कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस क्यों होता है प्रोडक्शन इंक्रीज होने से? एक तो आप लार्ज क्वांटिटी बाय करते हो तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या हो जाता है, वो सेग्रीगेट हो जाता है, तो इसलिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग पड़ता है, तो वो वाला लेवल जो है हमारा ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी होगा। तो है प्लांट कैपेसिटी शुड बी, तो जो भी प्लांट कैपेसिटी रखो वो ऐसे रखो, वो ऑप्टिमम लेवल पर होनी चाहिए जो आपको मिनिमम एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट जिस पे पॉसिबल हो पाए, तो उसको ही हम कहते हैं ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। कहते हैं सम टाइम आपको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपनी फैक्ट्री में जो
प्लांट की कैपेसिटी बैलेंस करनी पड़ती है। प्लांट की कैपेसिटी बैलेंस करनी पड़ती है मीन कि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में जो है वो 3 मशीन है, ए बी सी, ठीक है। जो ए मशीन है वो 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, जो बी मशीन है वो 250 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ये 280 करती है। तो पहले प्रोडक्ट यहाँ आता है, इस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो प्रोडक्ट यहाँ पर शिफ्ट होता है, फिर वो प्रोडक्ट यहाँ पर शिफ्ट होता है, इसके बाद फिनिश्ड गुड्स बन के निकलती है। मुझे बताओ कि आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर 300 ये करता है और 300 यहाँ पर देगा तो ये तो आगे 250 ही प्रोसेस कर पाएगा। 250 अगर प्रोसेस कर पाएगा तो आगे भी ये 250 ही दे पाएगा। तो अल्टीमेटली जो फिनिश्ड गुड्स बन के निकलेंगे इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 250 कैपेसिटी। देखो किसी भी प्लांट की कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो उसके बॉटल नेक, इसको बॉटल नेक रिसोर्स है, क्योंकि ये बॉटल देखा है ना, बॉटल का जो नेक होता है वो स्कीज सा होता है, तो मीन्स पानी को वो रोकता है और ज़्यादा आने से जो है पानी को रोकता है। तो ये भी जो है बॉटल नेक रिसोर्स है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ये पूरे प्लांट को रोक रहा है, इसको बॉटल नेक रिसोर्स कहते हैं। तो जो बॉटल नेक रिसोर्स होता है वही आपके प्लांट की इफेक्टिव कैपेसिटी होती है। मीन्स इतना ही प्रोड्यूस कर सकते, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते आप। दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव कैपेसिटी। अगर आपको प्रोडक्शन इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे? आप अपने बॉटल नेक रिसोर्स की कैपेसिटी को बढ़ा दो। देखो मैं काफ़ी फास्ट जा रही हूँ, आई नो दैट, बट ये आपका रिविजनरी लेक्चर है। कोई डाउट हो, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बैलेंसिंग मीन्स बैलेंसिंग में देखते हैं कि नंबर ऑफ जो वर्क सेंटर कितने हैं, हर वर्क सेंटर की कैपेसिटी कितनी है। जिस वर्क सेंटर की मिनिमम कैपेसिटी होती है हम उसको जो है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करके कैपेसिटी को बैलेंस कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कहता है इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। क्या इम्प्लीकेशन होंगे प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज करने से, क्या इम्पैक्ट आएगा? कहता है 2 टाइप से प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पर इम्पैक्ट आता है। पहले तो आप चेंज इन आउटपुट करके कर सकते हो। चेंज इन आउटपुट मीन्स मान लो कि आपका जो एक ए प्लांट है, अरे यार देखो कि मान लीजिए आपका ए प्लांट है, अब ये देखो ये परेशान कर रहा है, ये चाहता ही नहीं हम पढ़े। एक प्लांट है आपका ए, ये 80% कैपेसिटी पर काम कर रहा है। अब आप क्या करो, चेंज इन आउटपुट मीन्स आउटपुट इंक्रीज कर दो, इसकी 100% कैपेसिटी पर आप प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जब आप फुल कैपेसिटी पे काम करोगे। अगर इसके ऑपोजिट करते हो 60% तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो यही लिखा है कि अगर आप चेंज इन आउटपुट करते हो एग्जिस्टिंग प्लांट का, उसकी सर्टन इंस्टॉल कैपेसिटी पर कभी इंक्रीज कर रहे हो कभी डिक्रीज कर रहे हो, तो वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा वो मैंने बता दिया। या आप प्लांट की कैपेसिटी और कैसे बढ़ा सकते हो? आप नया प्लांट जो है वो इंस्टॉल करके, अगर आप नया प्लांट इंस्टॉल करते हो ऑब्वियसली आपके कॉस्ट में सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है। लेटर ऑन आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, बट इनिशियल टाइम में आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये इम्प्लीकेशन बताया है कि प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज करने से आपके क्या कॉस्ट पर इम्प्लीकेशंस आती हैं। फिर आ गया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। यहाँ पर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा है कि जो कैपेसिटी अपनी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जब आपने कहा कि इतने रिसोर्सेज हम जो है लगाएंगे, वो अफेक्टिव कैपेसिटी को जो आपने सोचा कि हम 6 मंथ्स के बाद जो है 10,000 कार्स जो प्रोड्यूस करेंगे, वो अफेक्टिव कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहला फैक्टर है फोरकास्ट ऑफ डिमांड। अगर आपको लगा कि डिमांड ही कम हो गई तो आपको अफेक्टिव कैपेसिटी कम रखनी पड़ेगी। सेकेंड है प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी। अगर आपका प्लांट जो है मशीनरी में बॉटल नेक्स बहुत हैं, जहाँ आपका लेबर जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, तब भी आपकी अफेक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी डिमांड ज़्यादा आई, आप जो है वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं जहाँ आप कहीं से बाय कर सकते हो, राइट, मेक और बाय वाला डिसीजन ले सकते हो जो कॉस्टिंग में करते हो। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो तो अफेक्टिव कैपेसिटी ऑटोमेटिकली प्लांट की इंक्रीज हो जाती है। जहाँ आप डबल शिफ्ट में काम करवा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है आप डबल शिफ्ट में, तब भी अफेक्टिव कैपेसिटी पर इम्पैक्ट आता है। मैनेजमेंट पॉलिसी, आपकी मैनेजमेंट ऐसी है वो कहती है कि हम डबल शिफ्ट में काम नहीं कराएंगे, या हमारा प्रोडक्ट ऐसा हम इसको सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में भी आपकी अफेक्टिव कैपेसिटी जो प्लान किया उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी को? जितना डिमांड होगा, आपका प्लांट
जहाँ लेबर का एफिशिएंसी कैसा है, आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं, आप डबल शिफ्ट में काम कर सकते हो नहीं, जहाँ आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी है। देखो, फैक्टर्स फेवरिंग ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ओवर जहाँ अंडर कैपेसिटी रख सकते हो, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो फेवर करते हैं। ओवर कैपेसिटी हम कब रखते हैं? ओवर कैपेसिटी हम तब रखते हैं जब जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है कैपेसिटी में वो कम है, ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हम जो है कैपेसिटी ज़्यादा रख सकते हैं इनिशियली। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल ह्यूज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटी कम रखेंगे। जहाँ हमें ये पता है कि जो डिमांड है, अगर हम कैपेसिटी लेटर ऑन बढ़ाना चाहें तो वो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो उससे क्या होगा कि हम अपने कस्टमर को लूज़ कर देंगे। तो उस केस में भी पहले कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं। तो देयर आर सम फैक्टर जो ओवर कैपेसिटी को प्रेफर करते हैं कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी ज़्यादा हाई नहीं है तो ओवर कैपेसिटी रखो, आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग पॉसिबल ही नहीं है तो भी रखो ज़्यादा, आप जो अगर कैपेसिटी ऐड करनी है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भी कैपेसिटी ज़्यादा रखोगे पहले। अगर आपकी जो स्टिपुलेटेड डिलीवरी डेट पर आपको डिलीवरी देनी है, अदरवाइज आप कस्टमर लूज़ कर लोगे, तब भी आपको जो है ओवर कैपेसिटी रखनी पड़ती है। और एक इकोनॉमिक ऑपरेटिंग साइज होता है कि इस पे ऑपरेट करोगे तो आपका पर यूनिट जो है वो लेस होगा प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कैपेसिटी प्लान करते हो। अंडर कैपेसिटी तब फेवर की जाती है यहाँ जब इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर कभी भी शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट हो गया, उसका कंपनी की इमेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तब भी आप जो है कम अंडर कैपेसिटी पे काम कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तब भी आप अंडर कैपेसिटी पर काम कर सकते हो। और आप सब कॉन्ट्रैक्ट ईजिली कर सकते हो, तब भी आप अंडर कैपेसिटी पर काम कर सकते हो। तो देयर आर सम फैक्टर जो फेवर करते हैं, प्रेफर करते हैं ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी को। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कि कितनी एक ऑर्गेनाइजेशन को मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो, एक एनुअल डिमांड जो है किसी यूनिट की वो 300 है और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर्स लगते हैं। तो टोटल कितने आवर्स चाहिए? प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए टोटल आवर्स कितने चाहिए? 1200, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए कितने आवर्स चाहिए? 2400 और जेड को 1500, टोटल हमें 5100 आवर चाहिए। बट वो क्या कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट है ना वो 8 आवर्स ही काम कर सकता है, 250 डेज जो है वो एक मशीन 250 डेज 8 आवर काम करेगी। अगर एक मशीन सिर्फ इतना ही काम कर सकती है तो अल्टीमेटली हमारे पास तो 2000 आवर्स हैं, पर सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? 5100। अगर एक मशीन 2000 आवर्स काम करती है तो 5100 आवर्स काम करने के लिए कितनी मशीन चाहिए? दैट इज़ 3 मशीन्स। तो वर्कलोड पर ईयर और प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन को हम डिवाइड करके हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मशीन कितनी रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 6 में आ जाइए अपनी। कहता है एक स्टील प्लांट है, वो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी, डिज़ाइन का मतलब कि हमने जो रेलिवेंट फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया, मीन्स कंटिन्यूसली आप काम कर ही जाओ तो इतना प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डिज़ाइन कैपेसिटी जो है वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी नहीं होती। अगर हम रेलिवेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए काम करें तो एक फैक्ट्री को इतना स्टील तो प्रोड्यूस कर ही लेना चाहिए 40,000, बट एक्चुअल में उस फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया? 36,000। कहता है एफिशिएंसी और प्लांट की यूटिलाइजेशन बताओ। अरे एफिशिएंसी कैसे पता लगती है? देखो 40,000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर ही लेने चाहिए थे उसको, बट उसने एक्चुअली कितने किए? 36,000। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव इनटू 100। फिर वो कहता है कि यूटिलाइजेशन, अरे प्लांट का कितना यूटिलाइजेशन हुआ? 36,000 ही उसने काम किया, जबकि काम कितना कर सकता था? 50,000 टन का। तो इनटू 100 कर दो, तो ये आ गया इसका यूटिलाइजेशन, ये होगी इसकी एफिशिएंसी। अभी तू कहाँ आ रहा है? फर्म में जो है वो 4 वर्क सेंटर हैं, ABCD, राइट, और सभी का आपको आउटपुट दिया हुआ है। रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, यहाँ से प्रोसेस होकर यहाँ 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 और यहाँ जाता है। मुझे बताओ ये 380 जो है वो प्रोडक्ट्स को क्या कर सकता है प्रोसेस? ये 360, ये 340, ये 400, एक्चुअल बने 300। अगर मैं इन चारों मशीन्स को भी देखूँ तो कितने प्रोडक्ट बन जाने चाहिए थे? देखो, जो बॉटलनेक होता है वही सिस्टम की जो है वो सिस्टम की कैपेसिटी होती है। तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो ये पूरा प्लांट 340 प्रोडक्ट्स तो बना ही लेना चाहिए। तो बॉटलनेक वर्क सेंटर जो होता है वही उस सिस्टम की जो है वो अफेक्टिव कैपेसिटी होती है। तो इस सिस्टम को कितने प्रोडक्ट्स बना लेने चाहिए? 340, बट एक्चुअल में कितने बनाए हैं उसने? 300। एफिशिएंसी बताओ।
एक्चुअल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव, 300 डिवाइडेड बाय 340 एफिशिएंसी निकल। तो बॉटलनेक सेंटर कौन सा है? 340। और जो बॉटलनेक सेंटर होता है वही सिस्टम की क्या होती है? कैपेसिटी। और सिस्टम एफिशिएंसी क्या होता है? एक्चुअल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव इनटू 100, वो एफिशिएंसी होगी। बस इतना ही करना है आपने। ये फर्स्ट आपका लेक्चर है, रिविजनरी लेक्चर। तो जितना करवाया है आप करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, ओके स्टूडेंट, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।